लेकिन ये मुशावरत तो चल रही है। आज भी स्पीकर साहब की मुलाकात हुई अपोजिशन के लोगों के साथ, और हम उनकी जो इस वक्त डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट करने को तैयार हैं। मासवाए ये ईवीएम और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हक के वो खिलाफ है, वो देखिए हम नहीं मान सकते। हमारा बुनियादी मंशूर है, ओवरसीज पाकिस्तानी को हम बड़ा एक लाजमी हिस्सा, लाजमी जुज़ तस्वर करते हैं पाकिस्तान की सियासत और मईशत का, और अगर हम उनको इससे एक्सक्लूड करते हैं तो वो फिर हम अपने मैनिफेस्टोज के खिलाफ जा रहे हों। तो इन दो बातों के अलावा जो बाकी तमाम ज़्यादातर के ऊपर तो एग्रीमेंट ही है, और उनको हम देख लेंगे। उनमें हम अपोजिशन के नुक्ते नज़र को जो है वो अकोमोडेट करने को भी तैयार हैं, और ये बातचीत तो जाहिर है जमहूरियत में होती रहनी चाहिए और होती रहती है, तो हम इसके मुताबिक ही आगे चलते हैं। जोसेफ, अगर ये कानून साजी एक तरफ़ा होती है, आप अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर ये करा लेते हैं, अपोजिशन अगर तैयार नहीं होती, मसलन यही दो इश्यूज़ ही अगर वजह नज़ा हैं, तो उसके बाद जो इंतखाबात होंगे वो गैर मुतनाज़ कैसे होंगे, जबकि दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ना इन इस्लाहात से मुत्तफ़िक होगी और ना ही इस कानून साजी से मुत्तफ़िक होगी। अल्टीमेटली अपोजिशन तो किसी भी चीज से मुत्तफिक नहीं होती। एक फैसला करने का इख्तियार जो है वो तो ईमान के पास, और सही बात है कि कंसेंसस होने चाहिए, और बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर एक हमारे यहाँ रवाज नहीं है। जो बड़ी जमहूरियतें हैं वहाँ पे तो क्रॉस पार्टी लेजिस्लेशन होती है इस तरह के मामलात में, यानी जो दोनों पार्टीज के लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इस तरह की मिल के अमेंडमेंट्स लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो चूँकि इस तरह का भी रवाज नहीं है, और ना ही को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर को बड़ी पॉलिसी विंग्स होते हैं जो कि उसको जरा डिस्कस, तो वो हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली देखिए फैसला पार्लियामेंट नहीं करना है, और हम जहाँ तक अकोमोडेट कर सकते हैं अपोजिशन को हम करेंगे। एक हद से आगे ज़ाहिर है हम नहीं जा सकते। जोसेफ, पिछले हफ्ते यानी पिछले बुध में और आज के दिन तक क्या जौहरी तब्दीली हुई कि उस वक्त मुशावरत ज़रूरी थी अपोजिशन की, उस वक्त भी इन्हीं दो मामलात पे तनाज़ा था, आज भी है। क्या जौहरी तब्दीली हुई कि उस वक्त आपने इजलास नहीं किया और अब आप इजलास कर रहे हैं एक तरफा तौर पर? नहीं, उस वक्त भी हम अपोजिशन से, तो मैंने अभी भी आपसे कहा कि मुज़ाकरात तो आज भी हुए हैं, और हम मुज़ाकरात करने को मज़ीद भी तैयार हैं, और उसके आगे बात करने को मुज़ाकरात के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हफ्ता पहले हमारे जो अलायंस थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन के साथ भी हम बातचीत करें, और वो कह रहे थे कि हम उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरा कुछ चीज़ें वो समझना चाह रहे थे। तो वो उनकी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो गई, अपोजिशन के साथ मुशावरत जारी। जी सब ये जो आपने अलायंस का जिक्र किया है, आपके अलायंस जब ये पोस्टपोन हुआ आपका इजलास जॉइंट सेशन, तो उस वक्त जो है वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आए, और बुनियादी तौर पे उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थे। वो कह रहे थे हमें एतमाद में नहीं लिया गया। पिछले चंद हफ्तों से, बल्कि 1 दर्जन से ज़ायद हफ्ते हो गए, हम देख रहे हैं ये ईवीएम का, इंतखाबी इस्लाहात का ये सारा शोर है। आपके कैबिनेट में वो लोग बैठे हुए हैं, आप 12 कह भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ये शिकवा क्यों सामने आया कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया? ये तो खैर मैंने जैसा अर्ज किया वो तो वो अपनी पार्टीज की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, वो बता सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो पार्टीज के नॉमिनीज हैं वो काबीना में है, और जिस तरह से आपने कहा कि अगर मेरी पिछले 6-8 महीने की कैबिनेट ब्रीफिंग उठा के आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि तमाम कैबिनेट ब्रीफिंग की इब्तिदा ही ईवीएम और आई वोटिंग से हुई है। तो जाहिर है कि उस पर इससे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव क्या ब्रीफिंग दे सकते हैं। जोसेफ, ये फरमाएं कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि अब बाज़ इदारों की तरफ से उनके मेंबरान पर और छोटी जमातों के मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है कि आप कल के इजलास में शरीक हों और हुकूमत के बिलों के हक़ में वोट दें। तो क्या वाकई आप दबाव डलवा रहे हैं? लेकिन ये बात यही है, पाकिस्तान में रवाज है, ये सारे अपोजिशन वाले एक दिन जो है वो जाके बैठ जाते हैं इदारों के पाँव में कि हमें आप सपोर्ट करें, दूसरे दिन जो है वो उनके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टेबल नहीं है और इनको किसी दिमागी इलाज की ज़रूरत है। इनकी रोज़ ही पोजीशन जो है वो इदारों के बारे में बदल जाती है, कभी फौज के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, कभी अदलिया के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, फिर उनसे माफिया मांगना शुरू कर देते हैं,
फिर उसके अगले हफ्ते वापस शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी दिमागी हालत अपोजिशन के इस ग्रुप की कुछ सही नहीं। अच्छा, ये फरमाएं कि इत्तेहादियों की तरफ से अब ताउन आपको मिल रहा है, तो उनको किस किस्म की यकीन दहानियाँ दरकार थी और आपने करवाई हैं? कौन से बड़े मुतालबात थे जो दोनों जमातों के, तीनों जमातों के माने गए, GDA, MQM और काफ लीग के? उनको तो इसी के ऊपर ये मशीन थी, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन उनको चाहिए थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर दी है, और बाकी छोटे मोटे मामला चलते हैं तो होगी, सेटलमेंट हो गई है। अच्छा, ये जो एक मामला आया बल्चिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस का शमीम साहब का, तो आपका बयान भी आया आज, फ़रोग़ नसीम साहब भी कह रहे थे, ये क्या मामला है? आप क्या समझें कि इस मौके पर ये बयान हल्फी आना, इसके पीछे क्या मोटिव्स हैं? देखिए, ये बड़ी सीधी बात है। आप जरा अपने किसी रिसर्चर को लगाएं और उनसे ये कहें कि जरा देखें कि जब भी तारीख होती है मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की, उससे पहले क्या इवेंट्स होते हैं। तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी रिविलेशन होगी कि इन अपनी तारीख से पहले हमेशा ये किसी जज की कोई वीडियो आ जाती है, किसी का कोई बयान आ जाता है, और एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके के तहत ये उस इदारे को, उस जज को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं। और इसका मकसद सवाए इसके कि वो ब्लैकमेलिंग करें और कुछ नहीं होता। और ये भी जो हुई है एपिसोड, ये इन 9 है इसी स्ट्रेटजी के, जो शरीफ फैमिली बड़े अरसे से परसू कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो एक उन्होंने रवाज बना दिया, जैसा मैंने कहा, इदारों को भी वो यही करते हैं, एक दिन इदारे के खिलाफ, फिर अगले दिन माफी, फिर अगले दिन फिर खिलाफ। तो ये एक पैटर्न है जो ये अपोजिशन फॉलो कर रही है। चोई साहब, आज जरदारी साहब ने कहा कि हम ये रास्ता पहले देख चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले पे PTI और पीपल्स पार्टी के नज़रियात मिलते हैं शरीफ खानदान को लेके? जरदारी साहब की स्टेटमेंट जो है वो कभी एक होती है, फिर दूसरी होती है, सो नॉट। अच्छा, यानी वो इस स्टेटमेंट को आप इस काबिल नहीं समझते कि इस पर कोई कमेंट्स वगैरह दिए जाएं? जरदारी साहब बैठे हुए बस। जरदारी साहब मैच्योर आदमी, खैर ठीक है। चोई साहब, आज तकरीब हुई, आपका हल्का है लिल्ला से लेके जेहलम तक जो है अब वो 128 किलोमीटर की 2 रोइया सड़क बनेगी, कनेक्टिविटी है मोटरवे और GT रोड की। दूसरी जानिब इससे पहले नहर का मामला था, वो भी आपने प्रोजेक्ट जो है आपके इलाके के लिए था वो भी मंजूर हुआ, उस पर भी काम जारी है। तो ये बता दें कि अब यू आर हैप्पी विद बुज़दार साहब? देखिए, जाहिर है वो तो जो भी PM साहब की नॉमिनेशन होगी वो तो जाहिर है कि हम तो उसके साथ ही होंगे। सिर्फ इशू ये है कि ये तो खैर बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स हैं दोनों जो है वो शुरू किए। इसमें जो इसकी जो बुनियादी फायदा है, देखें इस वक्त ये हो रहा है कि जो पहली मोटरवे बनी उससे जो सेटल्ड एरियाज थे सारे, यानी जो हमारा गुजरांवाला पूरी डिवीजन थी, रावलपिंडी पूरी डिवीजन थी, इनको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उस मोटरवे का। और यही इलाके थे जो असल आपकी इकॉनमी की और पंजाब की इकॉनमी की बैकबोन थे, लिहाजा ये बड़े पीछे रह गए। अब आके ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ने ये जो एक पूरा नॉर्थ पंजाब का जो एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसके नतीजे में ये एक लिल्ला जेहलम रोड है, फिर आपने दीना मंगला रोड बनाई है, और अब तीसरी इंशाल्लाह ये मोटरवे जो है, जो सियालकोट से मोटरवे अब खारियां जा रही है और खारियां से ये रावलपिंडी आएगी। इसके नतीजे में ये पूरा जो इलाका है, जेहलम है, चकवाल, गुजरखान, रवात, उसके बाद सुहावा, दीना, ये पूरे इलाके जो हैं ये उठ जाएंगे। और एक बहुत बड़ी एक नई पेरिफेरीज जो है वो इस्लामाबाद में भी डेवलप हो जाएंगी। इस्लामाबाद से भी थोड़ा दबाव जो है आबादी का और इन मनसूबों का कम होगा, और इन इलाकों को भी नई जुहत मिलेगी तरक्की।